नमस्कार जन टीम में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास वजह और खास मुद्दे की। जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस 5-6-7 को काफी अधिकारी पहुंच गए हैं और एजेंडा एक ही है कि इंटरनल और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को हम कैसे दुरुस्त कर सकें। जो चैलेंजेस पुलिस के सामने हैं और पुलिस के चैलेंज और जनता के बीच चुनौतियां होती हैं, उन्हें हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, उनसे कैसे पार पा सकते हैं और समय आने पर उनसे कैसे निपटा जा सकता है। अपराध, संगठित अपराध, जो हमारे यहाँ पे टेररिज्म, नक्सल, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है और इस कॉन्फ्रेंस को आईबी ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन सब कुछ देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ होता है। बड़ा गठन यहाँ पे एक एक डीजी अपनी ओर से उस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रेजेंटेशन के साथ साथ क्या कुछ कर सकते हैं, आने वाले दिनों की क्या चुनौतियां हैं, दुनिया के सामने क्या चुनौतियां हैं, पुलिस के सामने क्या चुनौतियां हैं, उनको लेकर के पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका मोरल कैसे बना रहे, उन तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं केसी मीणा साहब हैं, आईबी के फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर, और दीप्ति सिंह जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, जो क्या आवश्यकता पड़ती है और क्या कुछ चीजें हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस कई मायनों में महत्वपूर्ण इस वजह से भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, हालांकि पीएम और एचएम दोनों हमेशा से रहते हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज में, और उसकी वजह ये होती है कि यहाँ एक अवार्ड सेरेमनी भी होती है, इंडियन पुलिस अवार्ड और प्रेसिडेंटल पुलिस अवार्ड दोनों होते हैं, जो एचएम होम मिनिस्टर जो है इंडियन पुलिस अवार्ड देंगे और प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं। तो खैर चलिए, केसी मीणा साहब, मैं सर आपके पास में आना चाहूंगा। आप आईबी से रहे हैं और इस तरह की ऑर्गेनाइज भी की आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस, क्या मायने हैं इसके, क्यों महत्वपूर्ण होती है सर ये? नमस्कार जोगेश्वर जी। मैं आईबी में 16 साल रहा हूँ। मेरा ये अनुभव है, हर साल आईबी ऑर्गेनाइज कराती है ये कॉन्फ्रेंस, डीजी एंड आईजीपी कॉन्फ्रेंस प्रतिवर्ष। लेकिन 2014 से पहले तक, मैं 2005 में ज्वाइन किया था, 2014 से पहले तक ये एक प्रतिवर्ष एक जो रूटीन की जो कॉन्फ्रेंस है उस तरह हुआ करती थी। ये मेरा मानना था कि विज्ञान भवन में होती थी 3 दिन के लिए। ऑफिसर्स सारे जो बाहर के स्टेट के सीनियर ऑफिसर्स है, जिसमें डीजी रैंक के शामिल है, डीजी शामिल है, ये लोग आते थे। और जो सीपीएमएफ के जो डीजी हैं और दिल्ली में जो उच्च अधिकारी हैं वो भी शामिल होते थे। लेकिन ये उस तरह से कारगर या उस तरह से इसका जो महत्व है वो असल में 2014 के बाद से इसका महत्व सामने आया। ये क्यों सामने आया ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने बताया कि एचएम साहब जो है पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस पीपीएम जो देते हैं, और ये जो अपने पीएम साहब देते हैं प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, ये पहले भी होता था, अभी भी होता है। लेकिन अभी इसमें चूंकि एचएम साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ये 2 से 3 दिन तक लगातार इसको मॉनिटर करते, खुद वहां कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं, तो इससे इसकी जो महत्ता है ये बढ़ गई है। जब हाईएस्ट अथॉरिटी आपकी कार्यशैली को, आपकी वर्किंग को मॉनिटर कर रही है, तो आपको कहीं कहीं उसमें आपका समय बहुत लगाना पड़ता है। और हर साल जो प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है प्राइम मिनिस्टर के सामने, उसमें ये वो खुद मॉनिटर करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और कि भाई आपने पिछले साल जो टास्क लिए थे हमारे इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उसमें से क्या क्या आपने पूरे किए हैं। इसी के चलते आप देखिए पुलिस की गुणवत्ता में, नक्सलिज्म जो हमारे इंटरलैंड में नक्सलिज्म है, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, जे&के में जो टेररिज्म है, उनकी एक्टिविटीज में बहुत कमी आई है। मेरे पास अभी आंकड़े मौजूद नहीं है, लेकिन आपको खुद भी ये आपके चैनल के माध्यम से भी आपको खबर लगती होगी, दूसरे सूत्रों से भी पता लगता होगा कि इन तीनों में बहुत कमी आई है। और आप देखिए नक्सल एरियाज में अभी आप जो छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए, इस तरह की कोई इंसिडेंट नहीं हुई, एक आध को छुटपुट इंसिडेंट को लेकर के, और चुनाव जो है वहां पे शांतिपूर्वक संपन्न हुए।
इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में आपके एकाध दो घटना को छोड़ दें तो शांतिपूर्वक संपन्न हुए। और धारा 370 हटने के बाद J&K में जो परिवर्तन आया है, पत्थरबाजी की घटना कहिए, टेररिज्म की घटना कहिए, बाहरी जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी उसमें कितनी कमी आई है, आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम खत्म हो गई है, लेकिन हाँ बहुत कमी आई है। तो उसके कारण अभी पिछले साल आपका J&K में जो टूरिज्म है वो भी 2 करोड़ से ऊपर बढ़ा है, मतलब 2 करोड़ विजिटर्स टूरिस्ट के हिसाब से आए। तो ये सब जो है परिणाम देखने को मिला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश या प्रदेश की कानून व्यवस्था है, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के सामाजिक ताना बाना, उस पर बहुत कुछ निर्भर करती है। और इससे छिन-भिन अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान पुलिस में एक स्लोगन भी है, अपराधियों में हो आम जन में विश्वास पुलिस के प्रति, तो वो एक स्थितियां बनती है। दीप्ति सिंह जी हमारे साथ में हैं, क्रिमिनल केसेस भी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दीप्ति जी, क्या लगता है आपको कि पुलिस के लिए मंथन होगा? बिल्कुल ठीक बात है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होता है, केंद्र के गृह मंत्री की मौजूदगी में होता है, बहुत कुछ चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरी की जा सकती हैं, कि ओवरऑल बजट वहीं से आना है। तो क्या लगता है किस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में फोकस किन पॉइंट्स पर रखना चाहिए? देखिए, जो बढ़ते अपराध हैं, बहुत सारे, जैसे जैसे हम लोग विकास हमारा होता जा रहा है, वैसे वैसे अपराध के तरीके भी डिफरेंट होते जा रहे हैं। पहले नॉर्मल क्रिमिनोलॉजी हुआ करता था, क्राइम से रिलेटेड छोटी मोटी बातें समझ में आती थी, जिससे CRPC IPC वर्क करता था। इसके बाद जैसे जैसे हम लोगों के विकास होते चले गए, अभी हम लोग जैसे सोशल मीडिया इतना ज्यादा बढ़ गया है, हम इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ज्यादा अवेल करते हैं, तो इसमें साइबर क्राइम आ गया। अभी इससे जुड़े हुए इंटरनेशनल नेशनल कई चीजें आप देखोगे कि हम सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, हमारे यहाँ से जुड़े हुए लोग भारत के बाहर के भी जो टेरिटोरियल एरिया है वहां पे भी अपराध कर रहे हैं। तो इन सबको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से ये बढ़ते अपराधों को कंट्रोल करके इसको कम से कम किया जा सके, इसके ऊपर ये सारे मंथन होते हैं। अभी पीछे से मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में भी हुआ था इसी तरीके से, 3 दिनों का पूरा लंबा चौड़ा, इसमें कई बाहर से बुलाए गए थे लोग, DGP IGs के भी के साथ साथ और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट को उसमें इंक्लूड किया गया था। रीजन ये है कि जिस तरीके के अपराध हैं उस तरीके के हमारे पास अभी कानून की थोड़ी कमी है, रीच आउट नहीं हो पा रहा है। जैसे साइबर क्राइम आजकल सबसे ज्यादा सरदर्दी बना पड़ा है, तो इसको किस तरीके से कंट्रोल करें, इसके रीच आउट के लिए कैसे हम लोगों को चाहिए कि क्राइम करने वालों से हम एक कदम आगे बढ़े। वो क्या ऐसा कर जाते हैं, जब वो कर लेते हैं क्राइम तब हमें पता चलता है, और उसके बाद फिर हम ढूंढ रहे होते हैं। तब तक तो कोई भी सरहद के पार जा चुका होता है या बहुत आगे निकल चुका होता है, फिर हम पीछा कर रहे होते हैं, IB, CID, CBI ये सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब ना करना पड़े, ये ऐसे अपराध जब कोई सोच रहा होता है, कर रहा होता है, वहीं से कंट्रोल करने के लिए इन सारी चीजों को लेकर ही ये जो प्रोग्राम होने वाला है 3 दिनों का, इससे मंथन ही होता है। और मुझे जो लगता है, जिस तरीके से हम लोगों का भी इंटरपोल से जुड़े हुए हैं, और हम लोगों को लगता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखता है बहुत साधारण सा है, लेकिन वो साधारण नहीं होता, मास्टरमाइंड कहीं और होता है। तो इन सब चीजों के ऊपर ही क्या नए कानून बनाने की जरूरत है, क्या पुराने कानून में थोड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि राजस्थान अपने आप में एक ऐसा पीसफुल एरिया माना जाता था जहाँ पे बहुत लोग इस तरीके के अपराध से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वहां पे भी चीजें बदल रही हैं, अपराध के तरीके और श्रेणी बदलते जा रहे हैं, और यही वजह है कि इस बार देश में आप सोचिए बहुत सारे और भी स्टेट है, लेकिन राजस्थान को ही चुना गया है कि वहां पे ही ये मीटिंग की जाए, और वो भी साल के बिल्कुल शुरुआत में। तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं राजस्थान में बदलते आयाम को लोगों को समझ में आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र के सरकार को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जरूरी है, और सबसे पहले यहाँ से ही शुरू करते हैं इस तरीके के जो 3 दिवसीय कैंप लग रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है, और सबने अपना टाइम दिया है। मैं भी आ रही हूँ कल आपके यहाँ, तो चांसेस है कि हम लोग भी वहां मिले, और ये बड़ी बात है कि वहां पे मंथन के और भी बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट्स हैं। ये छोटे छोटे नहीं है, सीरीज में किस तरीके से अपराध लोग कर रहे हैं, क्या रीजन है कि भारत के आज के युवा पढ़ाई करके जॉब करने से ज्यादा किसी ऐसे क्राइम में घुस जा रहे हैं जो पूरे देश को हिलाने के लिए काफी है। पीछे से काफी ऐसी चीजें हम लोगों को के सामने आई। एक सवाल होगा मेरा, क्योंकि आप कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी लेने आ रहे हैं, तो एक बड़ी बात ये होगी कि मैं पिछले कुछ दिनों से देखता हूं कि पुलिस को टूल भी बना दिया जाता है। स्टेट से ये कहा जाता है कि जहां CBI को दे दीजिए। क्या लगता है आपको कि जो पुलिसिंग जो होती है हमारे स्टेट्स के अंदर,
जिन ऑफिसर्स को धरातली काफी ज्ञान होता है, वो क्यों सारी चीजों को डाइवर्ट कर दिया जाए? कोई राजनीतिक एजेंडा होता है या फिर भरोसा टूट जाता है? क्योंकि मैंने एक पुलिस में ऑफिसर से नहीं, एक इंस्पेक्टर लेवल के एक अधिकारी से मैंने बात की, मैं कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है कि सर सबसे बड़ी पीड़ा तो जब होती है हमें जब भरोसा तोड़ दिया जाता है एक अधिकारी। हो सकता है कोई बाइज्ड हो, लेकिन हर ऑफिसर नहीं, उस स्टेट की पुलिस पे, उस जिले की पुलिस पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप लोग जांच नहीं कर पा रहे, पब्लिक को भरोसा नहीं दिला पाए कि आपकी जांच दूसरे एजेंसी को दी जा रही है। क्या वाकई इस पे कुछ लगना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो योगेंद्र जी एक चीज को हमें समझना पड़ेगा, हमारे यहाँ जो पुलिस है उसकी जो संख्या है, जो तैनातगी है, वो बहुत कम है। अब मानकर चलिए कि जिस भी एरिया में, कुछ एरिया को डिवाइड किया जाता है और उसके एरिया के अकॉर्डिंग पुलिस चौकी या थाना बनाया जाता है, तो आप मानकर चलिए कि 1000 2000 नहीं, लाखों लाख के ऊपर 1 या 2 पुलिस वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, पुलिस इक्विप्ड नहीं है। अगर आप हमारे चौकी और थाने को जाकर देखिए, वो किसी टूटे फूटे मकान में होते हैं, जहां उनकी फाइलों को भी रखवाना चूहे कतर रहे होते हैं, कहीं उनको बहुत दिक्कत होती है। तो पुलिस छोटी छोटी चीजों को, रोजमर्रा की चीजों को ही कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। अगर मैं ये कहूँ तो ये सही होगा। तो उनके ऊपर अगर हम लोग एकदम हाई फाई टाइप के क्राइम हो गए और उनको कहे कि तुम जांच करो, वो जांच कहाँ से करेगी? इक्विप्ड नहीं है हमारी पुलिस, पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं है। 10th 12th का तो आप स्टैंडर्ड लेके आप छोटे लेवल से लोगों की भर्तियां करते हैं। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि हाई लेवल के जो क्राइम है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनको वो कंट्रोल कर पाए, नहीं, उनके वो बहुत लिमिटेड उनकी नॉलेज है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास साधन नहीं है। इस वजह से ऐसे बड़े केसेस, बड़े मसलों को सीबीआई, आईबी और रॉ वगैरह को दिया जाता है, जिससे कि वो कहीं जाके उसको कंट्रोल कर पाए। और हमारे देश में ऐसे डिपार्टमेंट्स बहुत सारे बने हुए हैं जो इक्विप्ड है, जिनको पता है कि ये इस लेवल के क्राइम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप पुलिस को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो भर्ती है पुलिस का, वो जो निचली सतह है, बहुत ही लोअर लेवल का है। 8वीं 10वीं पास के बच्चे भी पुलिस में भर्ती हो जाते हैं कांस्टेबल लेवल पे। तो आप उस लेवल को आप कैसे कह सकते हैं कि वो सीबीआई जैसे बड़ी जांच एजेंसी के बराबर काम कर पाए? नहीं, लेकिन आईओ तो आई थिंक कोई भी ग्रेजुएशन से नीचे नहीं होता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर तो नहीं, डिपेंड करता है किस तरीके के क्राइम और केस है। क्राइम और केस के अकॉर्डिंग आईओ नियुक्त किए जाते हैं। अगर आईओ है तो जरूरी नहीं कि वो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का होगा। कुछ केसेस में हमारे यहाँ डीसीपी एसीपी को बनाया जाता है आईओ, लेवल तय किया जाता है कि ये सेक्शंस हैं, ये पर्टिकुलर एरियाज में इस तरीके के पुलिस वालों को ही ये केस में आईओ बनाया जाएगा, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम एंड द केस, एंड देन दे डू व्हाटएवर द जो भी रिक्विजिट उनका इंस्पेक्शन लेवल का काम होता है। तो हमेशा ये सोचिएगा कि जब भी बड़े क्राइम के अंदर बड़े लेवल के एजेंसी को बुलाई जाती है, इसके पीछे ये है कि इक्विप्ड नहीं है हमारी पुलिस, या उनको पता है कि यहाँ से काम नहीं हो पाएगा। जी सर, मैं केसी मीना साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अक्सर ये बात निकल करके आती है कि दो बातें आपसे मैं जानना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों घटनाक्रम देखा कि पंजाब पुलिस दिल्ली से किसी व्यक्ति को उठा करके लेके जाती है, क्योंकि वो एक पार्टी का कार्यकर्ता था। इस वजह से हरियाणा पुलिस उसको रोक लेती है। तो पुलिस भी इस तरह से राजनीतियों को हथकंडे में या राजनीतिक दलों ने यूज करने लगे, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूं मैं उसको। दूसरी बात, जांच जो एजेंसी बदलवाने की बात आती है, खासकर तब होती है तो उसमें मीडिया ट्रायल होता है या फिर पॉलिटिकल कोई न कोई दखल होता है, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, वो आंदोलन चल गया, तब होता है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई ये सब चीजें ठीक नहीं है? होती है चर्चा ऐसे मुद्दों पे भी? ये दुर्भाग्यशाली है कि जो आपने मेंशन किया कि पंजाब की पुलिस यहाँ दिल्ली से ले गई और किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारी जो सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम है, हमारे जो क्रिमिनल लॉ हैं, इन सब में इन चीजों का स्पष्ट उल्लेख है कि इस तरह से अगर कहीं से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपराधी वांटेड है तो उसका एक निश्चित प्रोसीजर है। नहीं, वो लेके जा रहे हैं, लेकिन सर हरियाणा पुलिस पर एक राइडर बन करके फिर वो रोक रही है, वो भी कोई दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच में हरियाणा पुलिस उन्हें रोक रही है। तो ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इससे मैसेज आता है कि राजनीतिक टूल बन रही है पुलिस। अगर वो वांटेड है तो ये जिस जहां से वो वांटेड है उस पुलिस का, लोकल पुलिस का ये दायित्व है कि उसको वो प्रॉपर प्रोसीजर अपना करके और वो उसको अरेस्ट करने में या उनको अरेस्ट करवाने में संबंधित पुलिस को मदद करे। इसका ये नियम होता है। लेकिन आपने ठीक ही कहा कि कुछ कुछ मामलों में इस तरह के दुरुपयोग हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जैसा अभी मैडम ने बताया
कि साइबर क्राइम के बारे में मैं बताऊं आपको कि बहुत प्रोग्रेस हुई है। सभी जगह करीब करीब साइबर सेल खुल गए हैं और उससे काफी इम्प्रूवमेंट भी आया है। अभी थोड़ा बहुत इसमें ये सही है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या अपराधी लोग हैं वो हमसे थोड़ा सा आगे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के पास इसके अलग से स्पेशल सेल है, ऊपर जो अधिकारी हैं उनके सुपरविजन में ये काम होता है, उनकी मॉनिटरिंग में ये काम होता है। तो काफी पहले से इसमें प्रोग्रेस हुई है और आने वाले समय में और प्रोग्रेस होगी। जैसे और इसमें इस जो डीजी एंड आईजीपी कॉन्फ्रेंस में और डेवलपमेंट हुआ कुछ पिछले सालों से कि इसमें जो थाना लेवल के ऑफिसर हैं प्लस एसपी लेवल के अफसर हैं उनको भी डायरेक्ट इन्वॉल्व किया जाता है। वो भी अपने अनुभव शेयर करते हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या उनको उस तरह से जोड़ा जाता है। और प्रतिवर्ष 3 पुलिस स्टेशन कंट्री में जो ओवरऑल सब मामलों में नंबर 1 रहे हैं, नंबर 2 रहे हैं, नंबर 3 रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है इंस्पायर करने के लिए कि अपनी जो कार्यशैली है उसमें वो सुधार करें, अपनी जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्राइम की सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन की सिचुएशन है, इन सब में सुधार करें। तो इसके लिए 3 पुलिस स्टेशन को कंट्री में पुरस्कृत किया जाता है। तो ये अभी पहले से काफी इसमें सुधार हुआ है, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल, समय के साथ में चीजें बदलती चली जाती है। मेरा एक सवाल और था सर आपसे, एक स्टेट से दूसरी केंद्रीय एजेंसी के पास में जहां शिफ्ट करा दी जाती है, क्या असर होता है इसका? क्या वाकई लोगों का ये कहना होता है पुलिस में कि जो धरातली एक्सपीरियंस रोज के इन्वेस्टिगेशन का स्टेट पुलिस को होता है वो सीबीआई को नहीं हो सकता, सीबीआई हमसे बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि हमारा रूटीन का काम है, वो कभी कभार कोई उन्हें इस तरह के एक्सपोजर मिल पाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये एक पल्ला झाड़ना सरकारों का कि हाँ ठीक है चलिए सीबीआई को दे दे, सीबीआई ओवरलोडेड है, तो इस परंपरा को भी वाकई तोड़ा जाना चाहिए? आपने ठीक कहा कि एक्चुअल में सीबीआई एक विशेष जांच एजेंसी है, विशेष इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका काम है कि जो स्पेसिफिक केसेस होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेड से रिलेटेड केसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट से फ्रॉड जो किया जाता है उस तरह के केसेस होते हैं, उसमें ये करती है। लेकिन ये आजकल एक ट्रेंड हो गई है, जनता की डिमांड हो गई है, पॉलिटिकल पार्टी खासकर अपोजिशन जो होती है वो सत्ता पक्ष वालों से डिमांड करती है कि इसको सीबीआई को दिया जाए। सीबीआई वाकई में ओवरलोडेड है। तो मेरा ये कहना है कि इसको ओवरलोडेड जो जहां से है, जो जिस तरह के जेन्युइन केसेस है, जो विशेष नेचर के केसेस होते हैं, उनको ही सीबीआई को दिया जाए। एक दूसरा मेरा ये है कि जैसा कि साहब जो लोकल जो पुलिस है वो जो इन्वेस्टिगेशन करती है और सीबीआई उस तरह के केसेस में उतना एक्सपर्ट नहीं होती, ऐसा मानना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। कारण कि लोकल पुलिस की लिमिटेशंस होती हैं, लोकल पुलिस के पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते, लोकल पुलिस के ऊपर दबाव भी होता है। तो इन सब चीजों का सीबीआई पे कोई किसी तरह का वो नहीं है। सीबीआई के पास में दुनिया भर के रिसोर्सेज है, दुनिया भर की एक्सपर्टीज है, दुनिया भर के जो है क्या नाम से उनको अनुभव है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सीबीआई के पास में जहां तक अनुभव का सवाल है बहुत बड़ा अनुभव है, जहां साधनों के सवाल है बहुत बड़े साधन है, बहुत साधन है, और सब तरह के जो है उनके पास में पूरे, जैसे सीबीआई तो इंटरनेशनल लेवल के भी केसेस डील करती है। तो हमारे देश का अनुभव और दूसरे देश का अनुभव, इन सबसे मिलजुल कर इनके पास में बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, ये मैं कहना चाहूंगा। जी सर, क्या अभी अपेक्षा की जा सकते हैं इससे? क्योंकि मैंने जैसे सुना कि पहले मुखबिर तंत्र जिस तरह का हुआ करता था वो पुलिस के पास में कमजोर हुआ है, क्योंकि एक बहुत ही इंटरनल, ये कहूं कि एक तरह से पुलिस का मोहल्ले में, गांव में एक स्लीपर सेल की तरह वो काम करता है कि हाँ बिल्कुल तुरंत स्लीपर सेल, आजकल हम एक नेगेटिविटी के रूप में काम लेते हैं कि स्लीपर सेल का मतलब है आतंक से जुड़े लोग हैं, वो उन्हीं के लिए वो कोई मदद करता है। लेकिन इसे मुखबिर को भी अगर उस तरह से देखें कि पहले हुआ करते थे, तुरंत पुलिस को पता चल पाता था, जो झूठ भी बोलता था तो पता लग जाता, इससे मुलजिम टूट जाता था कि इनको तो सब रग रग का मालूम है और ये अब मैं बच नहीं सकता। सीएलजी का कॉन्सेप्ट लेकर के आ गया, सीएलजी भी बहुत मुझे कारगर नहीं लगी, क्योंकि राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने लगे। जिसकी सरकार बनती है, जैसे कि बहुत बड़ा कोई काम है, उसमें तो सोशल वर्कर का काम था, लेकिन उसे भी उसी तरह से देखने लग गए।
वो जैसे ही एमएलए होता है उसको कहा जाता है कि भाई साहब देखो पुरानी सरकार के लोग जमे हुए हैं, सीएलजी में आप हमारा कराओ। क्या मिलता है वहां पे? अगर किसी को सेवा करनी है और फिर थानों में वो एसपी के माध्यम से सीएलजी मेंबर भी वैसे ही बनवाने लग गए। तो इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल, ये क्या लगता है आपको कि वास्तव में कम करना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसे बेशक अगर आप खारिज करेंगे तो मैं स्वीकार नहीं करता इसे, क्योंकि हर जगह पुलिस में दखल हो रहा है। और एक स्टेट की बात नहीं है ये, बहुत सारे स्टेट्स में। मैं महाराष्ट्र था, कल भी किसी अधिकारी से मैंने बात की, डिजायर कल्चर एमएलएज का वो एसएचओ लगवाते हैं। फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे? तो आपको लगता है कि कॉन्फ्रेंस में ऐसे छोटे छोटे जो इश्यूज हैं जिससे सीधा पब्लिक से एक सर्विस डिलीवर का काम होना चाहिए, जो जुड़ाव होता है या उनसे सीधी चर्चा होती है, वहां अगर पॉलिटिकल दखल होगा तो कैसे उम्मीद करेंगे? आपने सही क्वेश्चन उठाया। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो मुखबरी है, जासूसी है, ये आप राजनीतिक क्षेत्र में कहिए, आप आपराधिक क्षेत्र में कहिए, आप आतंकवादी क्षेत्रों में कहिए, नक्सल क्षेत्रों में कहिए, इंसर्जेंसी के क्षेत्र में कहिए, इसमें चूंकि वर्तमान में ये टेक इनका ज्यादा यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ह्यूमन इंट का यूज नहीं होता। हाँ, पहले से इस पे चूंकि अभी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अभी जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेररिस्ट के पास भी बहुत सारी नई नई चीजें आ गई हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना जरूरी है। लेकिन जो ह्यूमन इंट है, मानवीय जो अपना जो हमारी उनके पास में जो खबर है या मानवीय तरीके से जो हम लोग खबर कलेक्ट करते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पहले भी ये सर्वोपरि थी, आज भी ये सर्वोपरि है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में इस पर भी विशेष करके पीएम साहब ने और एचएम साहब ने इस पर भी विशेष बल दिया है कि इसको हम नहीं नकारें, इसको नहीं पीछे छोड़ें, इसका भी उपयोग हमें अधिक से अधिक करना है। ऐसा नहीं हो, टेक्नोलॉजी भी हमें करना है, लेकिन ह्यूमन इंट को भी हमें ध्यान में रखना है। तो ह्यूमन इंट जो है ना, ह्यूमन इंट जो है आपका सही जो है एक मतलब डायरेक्ट आपका वो मिल जाता है, और उससे जो है आपको कई बार जो है हमें तो देखा है कई बार ऑपरेशन में, और उससे जिसने हमको खबर दिया उसको हम साथ में ले जाते हैं ऑपरेशन में, तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और जो आपका टैग इंट है, टैग इंट में कई बार जो है इसको आपको मैच्योर करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जिसमें जो गड़बड़ भी हो जाती है। तो ह्यूमन इंट का कोई मुकाबला नहीं है, ये मेरा कहना है। जी, मैम आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, हमें सबको मालूम है कि नफरी कम है, पुलिस के पास में जैसे वेपन्स होने चाहिए नहीं है। अभी केसी मीना साहब भी कह रहे हैं और ये तो मानते भी हैं कि हमारे यहाँ पे अब तो खैर गाड़ियां अच्छी मिलने लग गई, बोलेरो गाड़ियां भी आ रही हैं, स्कॉर्पियो भी हैं, इनोवा भी हैं, सारी गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे अभी भी वेपन्स जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, गाड़ियां वैसी नहीं है। अगर गाड़ियां हैं तो फ्यूल की दिक्कत आती है। यहाँ तक कि ये कड़वा सच है, पुलिस के आज हम इतने साल बाद भी बात कर रहे हैं, जो परिवादी होता है उससे भी कार्बन पेपर, पेन और व्हाइट दस्ता मंगाया जाता है। आप तो लॉयर हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है। क्या वास्तव में सवाल नहीं खड़े होने चाहिए कि आजादी के इतने साल बाद भी आज हम उस ढर्रे पे हैं? ये कहा जाएगा कि चलिए आज तो हर थाने के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ, बिल्कुल है, लेकिन प्रिंट निकालने के लिए पेपर वो परिवादी ला करके देता है आज भी। वाकई ये कुछ यहाँ पे या तो पुलिस के पास में जो बजट आना चाहिए उसकी कमी है, उसमें कटौती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बजट है ही नहीं। पहले एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके बाद आपके जो भी बिल्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। यही सारी चीजें हैं, छोटी छोटी। अपराधियों के हौसले बुलंद करने का कहीं ना कहीं रीजन हमारा सरकारी तंत्र है। रीजन आपने खुद ही बोला। देखिए, हमारे अपराधी आते हैं बड़े बड़े अच्छे हाईफाई गाड़ियों में, उनके पास जो पिस्टल होते हैं या जो भी वो यूज करते हैं, उनके जो वेपन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इक्विप, बहुत ही ज्यादा हाईफाई होता है। उसके मुकाबले अगर हमारी पुलिस को देखें तो बेचारों के पास कुछ नहीं होता। उसके बाद भी वो प्रेशराइज किए जाते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपराध। आपने अपराध को कंट्रोल करने के लिए क्या दिया? सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार के पास बजट है तो सबसे पहले अपराध को कंट्रोल करने के लिए अपराधियों से एक कदम आगे चलना पड़ेगा। लेकिन हमेशा जैसे हम देखते हैं पुलिस पीछे चलती है, अपराध पहले हो जाता है, और कई बार अपराधी हमें पता है सामने है लेकिन फिर भी हम पकड़ नहीं पाते। कई वजह होती है। इन सारी चीजों की वजह से ये लगता है कि जब भी अपराध को कंट्रोल करना है, अपराधियों को कंट्रोल करना है, तो हमें उनसे आगे चलना होगा।
हम पीछे रहेंगे तो अपराध हमसे फैलता चला जाएगा। और आज यही है कि अपराध पूरी तरह से फैलता चला गया है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। रीजन बजट हो सकता है, रीजन हमारे तरीके हो सकते हैं, सरकारी तरीके हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार रुककर सोचना पड़ेगा। ये छोटी छोटी जो बात आप गिनवा रहे हैं शायद ये सबको पता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ किया नहीं जा रहा है। हमें पेन लेकर जाना होगा, कार्बन पेपर, एकदम छोटी सी बात आपने मार्क की और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि एक बजट होना चाहिए जो स्टेशनरी के लिए वहां तक आप ले आए। अगर एक बेचारी गरीब लेडी आती है या कोई भी आता है तो क्या उसको ये सब पता होता है कि ये सब कुछ लेकर आना है और तब वो करेगा, तभी जाकर कहीं पे उसके जो भी वो अपने बारे में या कुछ सूचना देना चाहता है या किसी तरीके का कंप्लेन दर्ज कराना चाहता है, करवा पाता है या नहीं करा पाता है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, पर मुझे लगता है छोटी चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। बाद में आप बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करें और वेपन्स की बात करें, लेकिन बेसिक चीजें ही नहीं है, फिर आप बड़ी चीजों की क्या बात करेंगे? फिर अपराधियों के हौसले तो बढ़ेंगे ही ना। उनको पता है कि पुलिस को हम तक आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरी बात, उनको ये भी पता है कि अगर कुछ भी होगा, बेल कराने के बाद कई साल तक केस चलते रहते हैं, उसमें भी उनके हौसले बुलंद नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत मायने रखती हैं, और इससे ही अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं और अपराध बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से, बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, चुनौतियां बढ़ रही हैं। एआई कहने को जिससे बहुत सारे काम होंगे, हमें एक हेल्प मिलेगी, लेकिन इसके दूसरे दुष्परिणाम भी सामने आने लग गए हैं। साइबर क्राइम इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि आप से ओटीपी डालना, ठगी का जिस तरह से एक नई चुनौती पुलिस के सामने जो चुनौतियां तय मान करके चली, वो समाज के सामने भी चुनौतियां हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स अपने गुर्गों के माध्यम से जेल से इस तरह की स्थितियां संचालित करते हैं कि मजबूर कर देते हैं लोगों को पैसे देने के लिए। हफ्ता वसूली, आज तो हफ्ता नहीं कह सकते उसको, तो मोटा एक जिससे किडनैपिंग के दौरान जिस तरह से स्थितियां पैदा करते हैं कि हमें इतनी फिरौती चाहिए, फिरौती मांगते हैं बैठ करके बिना किडनैप के। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, वेपन्स की स्थितियां यही हैं। लेकिन इसी बीच ये बात तो सही है कि जो डिस्कशन होगा उसमें आईपीएस ऑफिसर्स और एक्सपर्टीज होंगे। लेकिन कुछ देर पहले ही जब मैं थोड़ी जल्दी के अंदर आ रहा था मेरे ऑफिस पे, कांस्टेबल मिला कि सर आज आपका डिस्कशन नहीं है, कि उसी की जल्दी के लिए जा रहा हूं। सेक्रेटरीट से जब निकल रहा था कि सर हमारी बात सुनना, वहां आईपीएस लोगों पे तो डिस्कशन होगा ही, उन्हें तो सब लोग सैल्यूट मारते हैं, उनसे लोग रिलेशन बनाना भी पसंद करते हैं कि साहब चलिए उनसे हाथ मिलाएं। लेकिन हमारी पीड़ा कोई ना उठाता ना सुनता है कि कोई भी तो हमें दोष दे के चला जाता है। अगर हम किसी से कह भी देते हैं, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इस गेट पे भी खड़े हैं, किसी से कहते हैं सर आपका पास दिखा दीजिए, तो यूं घूर के देखते हैं जैसे हमने को अन्याय कर दिया। कि सर ये मैनर्स पे भी एक टॉक होना चाहिए और ऊपर से मैसेज देना चाहिए कि जो कांस्टेबल खड़ा है उसको भी वर्दी संविधान के हिसाब से मिली हुई है, वो भी उतना ही रेस्पेक्ट का हकदार है जितना एक डीजी होता है। कि सर इस पीड़ा को जरूर आप उठाएं। ये कहीं ना कहीं उस कांस्टेबल का टूटा मोराल बोल रहा है, उसका अपना एक स्वाभिमान, और अगर वो जागृत होता है जिस अंदाज में, अगर उस व्यक्ति को वैसे जवाब देता फिर वो मान के चलता है कि नौकरियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, कोई मुझे सस्पेंड कर देगा, पता नहीं किसका कोई परिचित होगा। तो मुझे लगता है कि मंथन के दरमियान केवल बस हम इसी पे फोकस नहीं रखें कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, हमें प्रेजेंटेशन देना है, गृह मंत्री जी सुनेंगे, हमें मेडल लेकर के जाना है और उन थानों की तारीफ करनी है। ये भी होना चाहिए कि वाकई धरातली स्थितियां कैसी हैं और उनसे कैसे निजात पाया जा सकता है। पुलिस के रेस्पेक्ट की बात तो बहुत जरूरी है, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो बहुत जरूरी है। इन तमाम पहलुओं पे भी चर्चा होनी चाहिए और हो सकता है कि इन पे चर्चा हो भी, और होगी तो बहुत अच्छी बात है कि होनी चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।